स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्या सीटेट पेपर टू का मैथ एंड साइंस का साइंस पार्ट में हम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, और उसका हम केमिस्ट्री वाला पार्ट मतलब कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों ने अगर हमारा मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है केमिस्ट्री का, तो पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिए, जा सीक्वेंस में आपको देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग पहले हमारा फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो अगर आए तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। थैंक यू। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम चलो आते हैं अपने हम काम पर, मतलब स्टार्ट करते हैं जो हमें पढ़ाना है। तो हम फर्स्ट पार्ट में ही हमने 3 पेज को कंप्लीट किया था, और सेकेंड पार्ट में हम पार्ट 2 ये कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम सीटेट का 3 पेज इसमें भी कंप्लीट करेंगे। मतलब हम छोटे छोटे टाइप के वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो हम क्या वाला ये हम इसका सेकंड पार्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे अब ये यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और हमने धातुओं का क्या पढ़ा था, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। परंतु कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है। तो उदासीन ऑक्साइड के जो उदाहरण है वो कौन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और NO और N2O, नाइट्रस NO, और तो N2O NO और CO। तो ये क्या होते हैं, उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण हैं, मतलब एग्जाम्पल हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम अधातुओं की किसके साथ क्रिया करेंगे, दूसरा वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे, जल के साथ क्रिया। तो जल के साथ क्रिया किन की हो जाती है, ये कुछ मतलब पॉइंट जो हमने लिखे हैं जिनकी जल के साथ क्रिया हो जाती है। तो जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, क्या उग्र तरीके से जल के साथ क्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसीलिए मतलब सोडियम और पोटेशियम धातु को इसीलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर हम इनको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी मतलब उससे कैसे जल से क्रिया कर लेते हैं। तो जल से क्रिया कर लेते हैं तो फिर इनसे कुछ मतलब दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो अधातुएं जल के साथ क्रिया, अब इसमें क्या लिखा है कि अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं जल के साथ क्या नहीं करती हैं, क्रिया। और फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस का जलन तापमान कम होता है, और यह कमरे के तापमान पर जलना शुरू कर देता है। इस समस्या से बचने के लिए इसे हम जल में रखते हैं। फास्फोरस क्या होता है, जल से ये हाँ, फास्फोरस जो होता है वो कमरे के तापमान पर ही जलना शुरू कर देता है। इसलिए अगर वो कमरे के तापमान पर या रूम टेम्परेचर पर वो फास्फोरस क्रिया ना कर पाए, इसलिए इसको हम जल में रखते हैं, जिससे कि क्रिया ना हो पाए। तो इसमें फिर हमने ये पॉइंट लिखा हुआ कि सफ़ेद फास्फोरस जल में रखने से इसका संपर्क वायु या ऑक्सीजन से टूट जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए वायु चाहिए होती है, और उसका उसको जलाने के लिए आग चाहिए होती है। तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वो मतलब नहीं ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो नहीं जल पाएगी। तो इसीलिए हम सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखेंगे, जिससे कि इसका वायु या ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा, तो फिर वो नहीं जल पाएगी। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है, इस पॉइंट में यही याद रखना है कि सफ़ेद फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर ये जलना शुरू कर देता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखना चाहिए, या फिर इसको रखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट करेंगे, अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया किसकी, धातुओं की। धातु जो होते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातुओं का लवण बनता है, और फिर उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, जिसमें POP साउंड आता है, जो हमने कि ये लिखा हुआ है। धातुओं की अम्ल के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिसमें लिखा है नो रिएक्शन, इनकी क्रिया ही नहीं होती है। तो जैसे धातु की अम्ल के साथ हम क्रिया करेंगे कि जैसे ये सोडियम की धातु जैसे हम कर लें किससे, सोडियम Na की धातु अगर हम किससे कर देंगे, HCl से करा देंगे अम्ल से, तो क्या बन जाएगा, NaCl। और
यहाँ पे हाँ हाइड्रोजन की क्या आएगा, POP साउंड आएगा। तो फिर उसके बाद हम ये वाला पॉइंट करेंगे, कॉपर। कॉपर जो होता है तांबा HCl के साथ क्रिया नहीं करता है। कॉपर जो होता है तांबा HCl के साथ क्रिया नहीं करता, यदि इनको गर्म भी किया जाए तब भी क्रिया नहीं करते हैं। तांबा जो होता है HCl के साथ अब क्रिया नहीं करता, यदि उसको हम गर्म करें तब भी ये क्रिया नहीं करता, परंतु H2SO4 के साथ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, परंतु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये क्रिया करते हैं। तो क्षारकों के साथ क्रिया मतलब आपको करानी है, तो धातुएं जब होती हैं क्षार के साथ क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। धातुएं NaOH के साथ क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। धातुओं की प्रक्रिया क्षारों के साथ जटिल होती है। इनकी प्रक्रिया कैसी होती है, इनके साथ जटिल होती है। तो आपको ये जो हमने मेन पॉइंट बताए ये आपको यही याद रखने हैं। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, दूसरा वाला पार्ट करेंगे। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये धातुओं की जो अपक्रियता श्रेणी होती है, मतलब धातुओं की, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बनते हैं, हर बार आता है मतलब इससे क्वेश्चन। धातुओं की अपक्रियता श्रेणी, जैसे आपको क्या करना होगा, नीचे जाने पर, मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि धातुओं की अपक्रियता श्रेणी का मतलब है कि धातुओं को नीचे जाने पर इसकी अपक्रियता श्रेणी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है, काशीनाथ का माली, तो ऐसे ही याद रखना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो आपको इतना ही याद रखना है बस, इससे ही मतलब ऐसी टाइप की यही क्वेश्चन बनते हैं। तो काशीनाथ का माली मतलब काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम धातु जो है सोडियम से सबसे अधिक मतलब क्रियाशील होती है, सोडियम जो है इससे कैल्शियम से अधिक क्रियाशील होता है, और कैल्शियम जो होता है वो मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील होता है। तो आपको अगर ऐसे क्रम में याद होगा तो आप इस टाइप के फ्री क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जैसे चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, धातुओं की लवण के साथ क्रिया। धातुओं की अगर हम लवण के साथ क्रिया कराएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। वह क्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातुओं के लवण से कम क्रियाशील को हटा देती है, उसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। हाँ, आपको अगर जैसे पूछा जाए कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो विस्थापन अपक्रिया आपको कैसे याद रखना है, मतलब हम एक अच्छी सी ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। मतलब मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन अब आपको बताना होगा ये एक विस्थापन अपक्रिया है कि नहीं है, तो बताना होगा आपको। तो हम कैसे करेंगे इसको, विस्थापन अपक्रिया का मतलब है जो किसी दूसरे धातु को, जैसे ये जिंक धातु है, अगर इस कॉपर धातु को विस्थापित कर दे, विस्थापन मतलब बदलना, उसको विस्थापित कर दे, उसको हटा दे, उसकी जगह अपना स्थान ले ले। तो अगर जिंक धातु इस कॉपर धातु को विस्थापन कर देगी तो फिर वह विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी, अगर नहीं कर पाएगी तो नहीं कहलाएगी। बट अब करेगी कैसे, तो अगर इसको और किसी दूसरी धातु को विस्थापित करने के लिए आपको अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा। तो अब हम ये वाली क्रिया श्रेणी में जाएंगे तो देखेंगे जिंक धातु, अब हम ये वाला याद करेंगे स्लोगन जो हमने याद किया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। तो जरा मतलब जिंक, जरा का मतलब है यहाँ से जिंक धातु जो है वो कॉपर से पहले आई है, कॉपर यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका मतलब है कॉपर धातु कम क्रियाशील धातु है, तो इसलिए ये अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु ही कम वाले को विस्थापित कर सकता है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील होगा, मतलब जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम वाले को हटा देगा। तो बस ये हो गया विस्थापित। तो देखो यहाँ पे कॉपर का कलर क्या आया, रेड या ब्राउन आता है, तो इसलिए ये कौन हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि कॉपर CuSO4 प्लस Ag, और फिर उसके रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के बाद क्या आएगा, तो इसमें लिखा है नो रिएक्शन, इसकी अपक्रिया नहीं होगी, तो ये एक विस्थापन अपक्रिया नहीं है। दूसरा वाला जो पॉइंट होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपक्रिया धातुओं की जो अपक्रियता श्रेणी है उसमें Ag जो है कॉपर से कम क्रियाशील होता है, वही हमने लिखा लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है, ये मोस्ट होता है। तो ये कम वाला जो होगा, कम जो होता है वो अधिक वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा, कम वाला जो है वो अधिक वाले की जगह को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये उसका स्थान नहीं ले पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, मतलब इसकी उससे क्रिया नहीं होगी। तो ये धातुओं की अपक्रियता श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के आप जैसे भी चाहें वैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको अगर ये अपक्रियता श्रेणी याद है।
फिर उसके बाद हम ये वाला पॉइंट करेंगे धातुओं अधातुओं का प्रयोग। अधातुओं के क्या क्या प्रयोग होते हैं। आयोडीन बैंगनी रंग का एक विलेय रंग होता है जिसका प्रयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। और सल्फर और फास्फोरस पटाखों में पाई जाती है, विस्फोटक में भी पाई जाती है सल्फर एंड फास्फोरस गैस। फिर उसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है। और इसका पोटेशियम का प्रयोग भी उर्वरक बनाने में किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को भी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अब हम अगला वाला मतलब पॉइंट कंप्लीट करते हैं, अगला वाला पार्ट। तो अब ये हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। क्लोरीन एक क्या है, अधातु है जिसका प्रयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्लोरीन एक अधातु है जिसका प्रयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पोटेशियम मेटल जो होता है इसका प्रयोग किसने फर्टिलाइजर या खाद के रूप में किया जाता है। अभी हमने पिछली पेज में किया था इसको कंप्लीट। वह पदार्थ जिसे उबाल कर ठंडा करके विद्युतीकरण इत्यादि दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में तोड़ा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व की मतलब डेफिनेशन क्या है, यही लिखी हुई है। तो तत्वों की तत्व जो होते तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड मतलब उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, जो धातु में धातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु। जो दोनों के गुण रखे हैं उसको उपधातु कहते हैं। जैसे उपधातुएं कौन होती हैं, Sb होता है, Sb होता है, Fe होता है, Ar होता है, Te होता है, Ge होता है। इतने हैं इसके उपधातु के उदाहरण। तो अम्ल किसे कहेंगे, वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl का हम जब रिएक्शन करेंगे मतलब हम इसकी जब क्रिया करेंगे तोड़ेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन क्लोराइड आयन, क्लोरीन क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया है तो इसलिए यह क्या हो गया, अम्ल हो गया। प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2SO4, HNO3। ये 3 पॉइंट हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। तो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, 3 पेज। हमने 3 पेज में मतलब इसको पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर ये हमारे पढ़ाने का तरीका साइंस केमिस्ट्री का समझ में आ रहा हो और आप लोगों को अगर हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।